आज हम बात करेंगे मूवी पैराडाइज की जो नेटफ्लिक्स में रिलीज हुई है। कहानी की शुरुआत में इयोन नाम की कंपनी को दिखाया जाता है जो जिंदगी की खरीद बेच का काम करती है। उसके बाद हम उसी कंपनी के एक मैनेजर को देखते हैं जिसका नाम मैक्स होता है। मैक्स आपस में मिलते जुलते डोनर को ढूंढता है। उम्र डोनेट करने का काम ऐसे ही नहीं हो जाता, जाहिर है उसे ढूंढना मुश्किल है और अगर मिल भी जाए तो ये उसकी मर्जी है कि वो अपनी जिंदगी के कुछ साल देता भी है या नहीं, और उनका डीएनए भी मिलना जरूरी है। तो मैक्स ऐसे डोनर को ढूंढकर उन्हें राजी करने का काम करता है कि वो अपनी उम्र बेच दें। आज भी मैक्स एक फैमिली से मिलने आया जिनका एक 18 साल का बेटा है। वो भी किसी का मैचिंग डोनर था, जिसे मैक्स समझाता है कि अगर तुम अपनी जिंदगी के 15 साल दे दो तो हमारी कंपनी तुम्हें 7 लाख यूरोज दे सकती है, जो कि बहुत ज्यादा पैसे हैं जिनकी मदद से तुम कुछ भी कर सकते हो, अच्छे से पढ़ लिख सकते हो और अपनी फैमिली की मदद कर सकते हो। इसके अलावा और भी बहुत कुछ समझाता है, लेकिन वो लड़का अब सोच में पड़ गया क्योंकि ऐसे वो अपनी पूरी जवानी बर्बाद कर लेगा। पर मैक्स अब उसे समझाकर राजी कर लेता है क्योंकि वो लड़का भी जानता था क्योंकि 15 साल में वो 7 लाख यूरोज नहीं कमा सकता था। हालांकि लड़के की माँ को ऐसा करना बुरा लग रहा था, लेकिन वो बेचारे गरीब लोग थे, मजबूरी की वजह से उन्हें ऐसे करना पड़ता है। अब यहाँ उनकी डील पक्की हो जाती है, जिसके बाद मैक्स अपनी कंपनी की तरफ वापस आने लगा। यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस कंपनी के खिलाफ हैं और अक्सर ये लोग इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते रहते हैं। कंपनी में आने के बाद यहाँ उनकी काफी बड़ी मीटिंग थी क्योंकि मैक्स और उनके साथ काम करने वाले कई मैनेजर को यहाँ पे आज इनाम देना था क्योंकि उन्होंने कंपनी के लिए बहुत अच्छा काम किया था। उसके बाद हमें कंपनी की हेड भी दिखाई जाती है जिसका नाम सोफिया होता है, और ये टाइम डोनेशन वाला आइडिया सोफिया का ही था जो कि आज तक काम कर रहा था। उसके बाद सोफिया अपने लोगों को स्पीच देती है और बताती है कि इस प्रोसेस में सबका फायदा ही होता है। हालांकि कंपनी के बहुत सारे लोग जानते थे कि ये गलत हो रहा है, लेकिन मजबूरी की वजह से चुपचाप इस कंपनी में काम करते थे। सोफिया बताती है कि हम अपने खास वर्कर को लंबी जिंदगी देने वाले हैं ताकि वो हमारी कंपनी के लिए लंबा अरसा काम कर सकें। उसके बाद वो बड़े बड़े साइंटिस्ट के नाम लेती है और बताती है कि अगर ये लोग आज भी जिंदा होते तो ये दुनिया को कहां से कहां ले जाते। इसी चीज को सामने रखते हुए वो बताती है कि हमने 15 साइंटिस्ट को उम्र डोनेट कर दिए हैं। उसके बाद हमें वो जगह दिखाया जाता है जहाँ पर उन साइंटिस्ट को रखा हुआ था जिन्हें अपने उम्र के 15 साल मिले थे। वो अपने ये जिंदगी पाकर बहुत खुश थे क्योंकि जवान हो गए थे वो दोबारा। तभी यहाँ एक अचानक से एक नर्स आता है और उन्हें मारने लगता है। उसके हाथ में गन थी और वो सबको शूट कर रहा था। उससे डरकर सब लोग भाग रहे थे और इस तरह इस कंपनी को बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ता है। उसके बाद एक एडम नाम का ग्रुप को दिखाया जाता है जो इस कंपनी और इस टेक्नोलॉजी के खिलाफ था, इसलिए एडम ग्रुप इस कंपनी पर हमला वगैरह करता रहता था और ये नर्स भी उसी ग्रुप का था। जब ये बात सोफी को पता चला तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसके बाद 2 काबिल लोग दिखाए जाते हैं जो सोफी के लिए काम करते थे, जो उसके गार्ड थे। अब यहाँ इस कंपनी और उसके खुदगर्ज हेड के बारे में जानते हैं जो कि अपने इस मकसद के लिए कुछ भी कर सकते थे। अगर कोई डोनर अपनी उम्र देने को तैयार ना होता तो ये लोग ऐसे प्लान बनाते थे कि उस डोनर को मानना ही पड़ता था, और अगर किसी की जान लेनी पड़ी तो ये वो भी कर लिया करते थे। और एडम ग्रुप को ये लोग अपना दुश्मन समझते थे। तो अब इस हमले की वजह से ये लोग अपने काम को और भी स्पीड कर लेते हैं। अब अगर मैक्स की बात करें तो वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश था, एक कामयाब इंसान था और वो एक बहुत अच्छे और महंगे घर में रहा करता था अपनी वाइफ के साथ। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उसकी वाइफ एक हॉस्पिटल में जॉब करती थी और जब वो घर आती है तो देखती है कि मैक्स उसके लिए खाना बना रहा है और वो देखकर बहुत खुश हो जाती है। लेकिन ये लोग जिस घर में रह रहे थे वो इन्होंने लोन पर लिया था, यानी कि कर्ज लेकर खरीदा था, और अभी तक वो लोन कंप्लीट नहीं हुआ था। और मैक्स बताता है कि तुम टेंशन ना लो, मैं ये लोन चुका दूंगा। मैक्स बहुत रिलैक्स रहा करता था और उसे बच्चों का बहुत शौक था। यहाँ ये दोनों हस्बैंड वाइफ काफी अच्छा वक्त गुजारते हैं। उसके बाद उसकी वाइफ अपने मॉम डैड से मिलने वापस घर आती है। यहाँ उसके डैड भी उस कंपनी के काफी खिलाफ थे और उन दोनों की अक्सर इस बात को लेकर बहस हो जाया करती थी। लेकिन मैक्स अपनी कंपनी को बुरा नहीं कह सकता था। मैक्स चाहता था कि लोग इस बात को समझें कि हम कितनी मेहनत करते हैं। फिर शाम को जब वो घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनकी बिल्डिंग में आग लग चुकी है और उनके होश उड़ जाते हैं और उनका पूरा ही घर जल गया था। उसकी वाइफ को काफी बड़ा झटका लगता है और वो काफी परेशान हो गई। तब मैक्स उसको हौसला देता है और समझाता है कि रिलैक्स रहो, सिर्फ आग लगा है और घर का लोन इंश्योरेंस
वाले दे देंगे, लेकिन असली झटका तो उन्हें तब लगता है जब इंश्योरेंस वाले उन्हें लोन देने के लिए मना कर देते हैं। उनका कहना था कि आग मोमबत्ती की वजह से लगी है और ये लोगों की लापरवाही है। ये सुनकर दोनों हस्बैंड वाइफ काफी परेशान हो जाते हैं क्योंकि लोन बहुत ज्यादा था और अगर मैक्स सारी जिंदगी भी नौकरी करे तो भी ये पैसा नहीं चुका सकता था। ये लोन लगभग 2.5 मिलियन यूरोज के थे। अब ये लोग अपने वकील से मिलते हैं जो इन्हें बताती है कि अब तुम्हारे पास एक ही सिक्योरिटी बची है जिसके जरिए तुम ये लोन चुका सकते हो। उसके बाद वो बताती है कि लोन लेते वक्त मैक्स की वाइफ ने एक सिक्योरिटी पर साइन किए थे। उसमें लिखा था कि अगर हम लोन नहीं चुका पाए तो अपनी जिंदगी के 40 साल बैंक को डोनेट कर दूंगी। ये जानकर मैक्स काफी परेशान हो जाता है क्योंकि उसे अब ये बात पता चल रही थी, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। ये दोनों फंस चुके थे और लोन तो इन्हें चुकाना ही पड़ता या फिर अपनी जिंदगी के 40 साल देने थे। तब मैक्स अपनी वाइफ से कहता है कि ऐसा मैं करूंगा, मैं अपनी जिंदगी के 40 साल दूंगा। लेकिन मैक्स के साथ मिलता जुलता कोई इंसान नहीं था, लेकिन उसकी वाइफ का था। इस वजह से वो काफी परेशान हो गई क्योंकि उन दोनों की जिंदगी काफी खतरनाक मोड़ पर आ चुकी थी। लेकिन यहाँ मैक्स फिर भी अपनी वाइफ को काफी हौसला देता है कि तुम परेशान ना हो और मैं फिर भी कोई रास्ता ढूंढ निकालूंगा। उसके बाद जब वो अपने वकील के ऑफिस से बाहर आते हैं तो उनकी वाइफ को गिरफ्तार कर लिया जाता है क्योंकि वो भाग भी सकती थी और बैंक के कानून बहुत सख्त थे। जब मैक्स को कोई मदद नहीं मिलती तो वो अपने बॉस के पास जाता है और जाकर मदद मांगता है और उसकी बॉस कहती है हाँ ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूंगी। लेकिन 2 हफ्ते बीत जाने के बाद भी मैक्स को कोई मदद नहीं मिलता और अब मैक्स बहुत परेशान हो गया था क्योंकि अब बैंक वाले उसकी वाइफ की जिंदगी से 40 साल ले लेंगे और लास्ट में अब वो दिन आ ही गया। और अब मैक्स अपने वकील से बात करता है कि वो अपनी वाइफ से आखिरी बार बात कर सके, लेकिन उसे इस चीज की इजाजत नहीं दी जाती। उसके बाद उसकी वाइफ की 40 साल लेकर किसी बूढ़े इंसान को दे दिए जाते हैं। आज यहाँ उनका लोन खत्म हो जाता है। अब मैक्स अपने वाइफ को लेकर घर आता है। ये दोनों अब काफी परेशान थे और उसके बाद उसकी वाइफ तुरंत ही बूढ़ी होने लगती है। मैक्स अभी भी कोई ना कोई रास्ता ढूंढने की लगातार कोशिश कर रहा था जिससे कि उसकी वाइफ दोबारा जवान हो जाए। ये दोनों चाहते थे कि इनके बच्चे हों, जो चीज अब मुमकिन नहीं थी और बढ़ती उम्र की वजह से मैक्स की वाइफ उदास रहने लगी थी। उनके बीच भी सब वैसा नहीं था जो पहले हुआ करता था। उसके बाद दिखाया जाता है कि मैक्स पार्क में बैठा होता है और उसके पास एक बच्ची आई जो अपने बैग में नशा बेचा करती थी, पर मैक्स उसे नशा तो नहीं खरीदता लेकिन बच्ची को याद रखता है। और जब उसे अपनी वाइफ की ऐसी हालत नहीं देखी जाती तो वो फैसला करता है कि मैं एक ऐसी इंसान को ढूंढूंगा जो इसका डोनर बन सके और उसकी उम्र वापस लेकर ही रहूंगा। उसके बाद वो अपनी वाइफ को उसके मायके छोड़ाता है। अपनी बेटी को इतना बूढ़ा देखकर उसके मॉम डैड मैक्स को ही कसूरवार ठहराते हैं। उसके बाद मैक्स कहता है कि आप लोग फिक्र ना करो, मैं इसे ठीक कर ही रहूंगा। उसके बाद मैक्स उस बच्ची के पास आया जो उसे पार्क में नशा बेच रही थी। असल में ये कोई बच्ची नहीं थी बल्कि उसी प्रोसेस के जरिए ये अपनी उम्र इतनी कम कर दी थी। मैक्स यहाँ उसके पास इसलिए आया था ताकि वो जान सके आखिर उसने ऐसा कैसे कर लिया। तब वो बताती है कि उम्र लेने के लिए आपके पास खूब पैसे होने चाहिए और उम्र देने वाला इंसान और उम्र लेने वाला इंसान वो भी चाहिए और इसके लिए तुम्हें रसिया जाना होगा। उसके बाद मैक्स पता लगाता है कि वो कौन है जिसको मेरी वाइफ की उम्र दी गई। उसके बाद उसे पता चला कि वो एक औरत होती है। उसके बाद मैक्स उस औरत को बेहोश करके अगवा कर लेता है। फिर वो अपनी वाइफ के पास जाता है और उसे सारी बात बता देता है। उसके बाद उसकी वाइफ भी उसकी साथ देती है और कौन इंसान अपनी जिंदगी को वापस नहीं पाना चाहेगा। उसके बाद वो दोनों सब कुछ पीछे छोड़कर अपने मुल्क छोड़ने का प्लान बनाते हैं और जब वो जा रहे थे तो उन्हें पता चलता है कि ये लड़की जिसको उन्होंने अगवा किया था वो सोफी की बेटी थी और मैक्स की वाइफ की उम्र उसकी बेटी को नहीं बल्कि सोफी को डोनेट की गई थी। और ये बात मैक्स को आखिरी वक्त में पता चली थी, इसलिए वो फिर भी उसे साथ ले जाने के लिए राजी था। क्योंकि ये लड़की सोफी की बेटी थी तो हो सकता है कि उन दोनों का डीएनए मैच हो जाए, जिसकी वजह से मैक्स की वाइफ को अपनी 40 साल मिल जाए। और इधर जब सोफी के गार्ड्स को पता चलता है कि उसकी बेटी की अगवा हो गई है तो वो सोचते हैं कि ये काम भी एडम ग्रुप नहीं किया है, लेकिन वो सोचते हैं कि एडम ग्रुप तो हमारे लोगों को मारता है, अगवा नहीं करता है, तो ये काम उनका नहीं हो सकता। फिर वो सोचते हैं कि ये पक्का किसी और का काम है और उन्हें पता चल
जाता है कि उनके ही वर्कर मैक्स ने ये काम किया है और अब ये सोफी की बेटी को लेकर समंदर पार करते हैं और इन्होंने उसे एक बॉक्स में बंद कर दिया था। लेकिन जब उनकी बोट एक बंदरगाह पर पहुंची तो देखते हैं कि वहाँ सिक्योरिटी बहुत सख्त है। वो लोग वहाँ पकड़े जा सकते थे लेकिन मजबूरी थी, उन्हें आगे ही बढ़ना था। तो इस मकसद के लिए वो एक फैमिली का इस्तेमाल करते हैं जिनके गाड़ी में मैक्स, उसकी वाइफ और सोफी की बेटी थी जिसे इन लोगों ने बॉक्स में बंद किया हुआ था। हालांकि उनकी सिक्योरिटी को ये शक होता है लेकिन मैक्स ये सब अच्छे से संभाल लेता है और इस तरह ये बॉर्डर पार कर लेते हैं। और उसके बाद जब वो एक दिन सोफी की बेटी के मुंह से कपड़ा हटाते हैं तो वो बताती है कि मैं सोफी नहीं उसकी बेटी हूँ। उसके बाद मैक्स कहता है कि कोई बात नहीं, खून के रिश्ते हमेशा एक ही होते हैं, फिर चाहे हमारे पास सोफी हो या उसकी बेटी, हम मैच करके अपना काम कर लेंगे और मैं अपनी वाइफ को वापस से जवान बना दूंगा। और अब ये चीज उसकी वाइफ को भी ठीक नहीं लग रही थी। उसके बाद सोफी की बेटी कहती है कि मैं भी अपनी मॉम के इस कांड के खिलाफ हूँ, लेकिन मैक्स उस पर यकीन नहीं करता है और उसे दोबारा बांध देता है। ये लोग अपनी रात एक खाली होटल में गुजारना चाहते थे और जब वो वहाँ आते हैं तो सोफी की बेटी कहती है कि मैं नहाना चाहती हूँ, प्लीज मुझे नहाने दो। और मैक्स उसके लिए हमदर्दी जताता है और उसे नहाने देता है, पर वो लड़की बहुत चालाक थी। वो मैक्स पर हमला करके उसे साइड में गिराकर भाग जाती है। मैक्स के सर पर चोट आई थी और वो उसका पीछा करने लगा और वो लड़की वहाँ से निकलकर भाग गई और वहाँ से जंगल में चली जाती है। लेकिन जंगल होने की वजह से वहाँ से ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाती है और वहाँ पानी भी था और पानी से इस लड़की को डर लगता था और वो तैर नहीं पाती है और डूबने लगती है। तभी मैक्स की वाइफ वहाँ आकर उसे पानी से बाहर निकालती है और वो दोनों उसे दोबारा होटल पर लाकर उसके हाथ पांव बांध देते हैं। इधर सोफी अपना टीम तैयार कर लेती है ताकि वो अपनी बेटी को ला सके और सोफी के दोनों वफादार गार्ड्स इस मिशन के हेड बनते हैं और वो पिछले 30 सालों से सोफी के लिए ही काम कर रहे थे क्योंकि उन दोनों की भी उम्र बढ़ा दी गई थी और इन दोनों को मैक्स की लोकेशन भी पता चल गई थी और वो लोग अपने आदमी लेकर मैक्स पर हमला करने निकल जाते हैं। इधर मैक्स के होटल के कमरे में एडम ग्रुप और उसके लोग आ गए थे। उन्हें भी अब मैक्स की जानकारी मिल चुकी थी। एडम ग्रुप भी इसी का इंतजार कर रहा था कि उनके हाथ कुछ ऐसा लगे जिससे वो सोफी को नुकसान पहुंचा सकें और कंपनी बंद कर सकें। और अब उनके पास काफी अच्छा मौका आ चुका था क्योंकि खुद सोफी की बेटी उनके कब्जे में थी जिसे बचाने के लिए सोफी कुछ भी करेगी। उसके बाद एडम ग्रुप वाले इन तीनों को बंदी बना लेते हैं। तभी मैक्स उनके लीडर को समझाने की कोशिश करता है, देखो हमें कुछ मत करना, हम तो खुद उस कंपनी के खिलाफ हैं। जिस पर उनकी लीडर जवाब देती है कि हाँ जानती हूँ अच्छे से, क्योंकि सोफी खुद जवान होना चाहती थी और उसका डोनर तुम्हारी वाइफ के अलावा इस दुनिया में और कोई भी नहीं था, इसलिए उसने अपने मकसद के लिए तुम दोनों को फंसाया और तुम्हारे घर में जानबूझकर आग लगवाई। ये सब करने के पीछे उनका एक प्रॉपर प्लान था। वो अपने मकसद के लिए कुछ भी कर सकते हैं और देखो उन्होंने तुम्हारी वाइफ को बूढ़ी करके तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैक्स को जब ये बात पता चलता है तो उसे शौक लगता है। सोफी और उसकी टीम मैक्स पर हमला करने आ रहे थे और एडम ग्रुप भी यही चाहती थी। एडम ग्रुप को किसी भी हाल में सोफी चाहिए थी ताकि वो उसके गलत कामों की सजा दे सकें और पूरी दुनिया को दिखा सकें। अब इधर मैक्स के पास और कोई भी रास्ता नहीं था। अगर वो अपनी वाइफ को जिंदा देखना चाहता है तो इसी वजह से उस लीडर की बात मैक्स को माननी पड़ती है। उसके बाद ये लोग पूरा प्लान तैयार करते हैं और मैक्स का ये काम होगा कि वो अपनी बातों में सोफी को उलझाकर उसे बिल्डिंग के अंदर ले आए। उसके बाद एडम ग्रुप उसे पकड़ लेगा और जब इधर सोफी और उसकी टीम आते हैं तभी मैक्स बाहर आता है और मैक्स कहता है कि मैं सिर्फ सोफी से बात करना चाहता हूँ। और ये बात सुनकर सोफी आगे आई और सोफी कहती है कि मेरी बेटी को छोड़ दो, बदले में मैं तुम्हें ढेर सारे पैसे दूंगी। और मैक्स कहता है कि अंदर चलो, हम अंदर आकर बात करते हैं। लेकिन सोफी के गार्ड्स को ये बात का शक हो जाता है। वो मैक्स की तरफ गन पॉइंट कर कहते हैं कि ये एक चाल है। इधर गार्ड्स की गन देखकर एडम ग्रुप के लोग भी गार्ड्स पर गोलियां चलाने लगते हैं, जिसके साथ ही दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हो जाती है। इस लड़ाई का फायदा उठाकर मैक्स अपनी वाइफ और उसकी बेटी को लेकर यहाँ से निकल जाता है। उसके बाद मैक्स के वाइफ को सोफी के बेटी पर तरस आने लगा और वो अपना इरादा बदल लेती है और वो कहती है कि इसकी जवानी बर्बाद नहीं होनी चाहिए। लेकिन जल्द उस लड़की को भी एहसास हो जाता है कि वो भी अपनी मॉम की तरह खुदगर्ज है। उसके बाद मैक्स और उसकी वाइफ उसे लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है कि मैक्स की वाइफ दोबारा जवान हो गई है और उसके बाद मैक्स एडम ग्रुप में शामिल हो गया है क्योंकि मैक्स अब उस कंपनी को बर्बाद करना चाहता था और सोफिया की बेटी अब बूढ़ी हो रही थी। इस वजह से वो काफी दुखी रहने लगी और अगर वो जवान होना चाहती उसके पास एक
एक ही डोनर था, जो कि थी सोफिया खुद। लेकिन वो तो इतनी खुदगर्ज थी कि अपनी उम्र अपनी बेटी को भी नहीं दे सकती थी। उसके बाद दिखाया जाता है कि मैक्स अपनी पूरी प्लानिंग के साथ इस कंपनी पर हमला करने जाता है और ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी तो आप जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।